बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 13 और ये है सिंगल एंट्री सिस्टम। इनफैक्ट ये जो प्रॉब्लम है ये कन्वर्जन मेथड पर है। आपको पता है कि मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है जो साइनॉप्सिस होता है, हर वीडियो का हम शुरू में देते हैं। तो उसमें मैंने सारी डिटेल बताई हुई है कि इस चैप्टर को हमें कैसे करना है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपने उसको अच्छी तरीके से देख लेना है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चलती चली जाएंगी। आपको पता है कि चैप्टर पूरे का पूरा दो हिस्सों में डिवाइड है। एक जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो बेस कर रही हैं पहले मेथड के ऊपर और उसका नाम है इंक्रीज्ड नेट वर्थ मेथड। इसको नेट वर्थ मेथड भी कहा जाता है और इसको मेथड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहा जाता है और इसको मेथड्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहा जाता है, जो पहला मेथड है। जो दूसरा मेथड आपके पास है वो है कन्वर्जन मेथड, जो कि हम 12वीं प्रॉब्लम में देख चुके और इस 13वीं प्रॉब्लम में भी हम उसी को देखेंगे। अब इस 13वीं प्रॉब्लम जो है इसके अंदर कन्वर्जन मेथड का मकसद क्या होता है कि सिंगल एंट्री से डबल एंट्री सिस्टम में आना। और ये कन्वर्जन मेथड असल में एक कोशिश है सिंगल एंट्री से डबल एंट्री सिस्टम में आने की। इनफैक्ट ये डबल एंट्री सिस्टम फिर भी नहीं बनता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्किप हो सकती हैं, मिसिंग फिगर्स हो सकती हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि उसको डबल एंट्री सिस्टम में लाया जाए। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम से अगर डबल एंट्री में कन्वर्ट करना था तो फिर इसको हम लाए ही क्यों। तो उसकी वजह ये होती है कि कई ऐसे फाइनेंशियल सेक्टर्स या कई ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पर जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। मीन्स के आपके बैंक वगैरह जो है या फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गया या कई आपके लीगल कुछ इश्यूज हैं, वो कहते हैं जी आप प्रॉपर अपनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमें शो करें। ये स्टेटमेंट जो आपने कैपिटल्स कंपेयर करके अपना प्रॉफिट लॉस वगैरह शो किया हुआ है ये एक्सेप्टेबल यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिक्वायर्ड होती हैं, उसके लिए इसको फिर अडॉप्ट किया जाता है और ये फिर इसके कुछ लेजर अकाउंट्स बनते हैं, जो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके, उसके मुताबिक हम इसको कन्वर्ट करते हैं, जो कि कन्वर्जन मेथड है। प्रॉब्लम को हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसके अंदर वो क्या बात कर रहा है 13 प्रॉब्लम के अंदर। तो बात कर रहा है जी महमूद कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री। जैसे मैंने शुरू में कहा कि सबसे पहले गैस करना है कि क्वेश्चन किस चैप्टर से आया। तो सिंगल एंट्री जैसे ही नाम सुना तो पता चल गया कि पहला चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम आईकॉम वालों के लिए। सिंगल एंट्री से क्वेश्चन है एंड डिजायर्स यू टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरी चीज ये थी कि सिंगल एंट्री से तो आया लेकिन मेथड दो है वहां पर। तो कौन सा मेथड? तो जब भी वो प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर दे, प्रॉफिट एंड लॉस की या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप फौरन उसमें समझ आएंगे कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये कन्वर्जन मेथड का आया हुआ है। तो ये है इसका हिंट, यानी सिंगल एंट्री और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो चीजें मिल गई तो इसका मतलब है सिंगल एंट्री से है और कन्वर्जन मेथड है। यहां तक तो बात हमें बेसिक चीज तो क्लियर हो जाती है। अच्छा, वो उसने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2017। इस डेट पर यानी 30 सितंबर 2017 इसके ऊपर जो है वो आपको बनाना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टुगेदर विद द बैलेंस शीट, यानी इसके साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है 30 सितंबर 2017 को। एज ऑन दैट डेट मीन्स के इसी डेट के ऊपर। अपॉन एनालाइजिंग द कैश बुक फॉर द ईयर यू फाइंड द फॉलोइंग। यानी जब कैश बुक को देखा गया तो उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो हमें मिली है। और ये जो कैश बुक होती है ना, ये भी पार्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम का। जब आप कन्वर्जन मेथड कर रहे होते हैं तो कैश बुक भी एक लाजमी हिस्सा समझा जाता है और इसी कैश बुक में से आपको जो है वो अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ कैश बुक से मिलेंगे, कुछ एडजस्टमेंट के भी आइटम होंगे, वहां से भी आपको कुछ एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको इधर से ही मिलते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ भी गैस कर लेना या जहन में रख लेना बड़ा ज़रूरी है कि इसकी दो जो साइड्स हैं, एक्सपेंस किस तरफ से मिलेंगे और रेवेन्यू की साइड से मिलेंगे। तो एक्सपेंस आपको मिलने हैं, ये पेमेंट साइड होती है ना, ये वाली जो क्रेडिट साइड है ये पेमेंट साइड है और ये उसकी रिसीट साइड है। तो ऑब्वियसली जो रिसीव हो रहा है वो तो एक्सपेंस नहीं है, जो पे हो रहा है वो एक्सपेंस है। तो पेमेंट साइड से मिलेंगे आपको यहाँ से एक्सपेंसेस। इसका मतलब है जब भी आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो इस वाले सेक्शन को आपने एक्सपेंस के लिए अच्छी तरह देख लेना है और इस वाले सेक्शंस को आपने रेवेन्यू के लिए देख लेना है। अच्छा, अब चूंकि फाइनल अकाउंट हमने किया हुआ है फर्स्ट ईयर में, तो उसमें हमें पता है कि एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं और रेवेन्यू भी दो तरह के होते हैं। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रेवेन्यू भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट रेवेन्यू और इनडायरेक्ट रेवेन्यू। जो डायरेक्ट होते हैं ना, चाहे वो एक्सपेंस हो या रेवेन्यू हो, वो जाते हैं ट्रेडिंग में। अलग बात है कि ट्रेडिंग के डेबिट साइड पर जाएंगे एक्सपेंस और क्रेडिट साइड पर जाएंगे रेवेन्यू। और जो इनडायरेक्ट है वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, एक्सपेंस डेबिट साइड पे और जो रेवेन्यू होंगे वो क्रेडिट साइड पर जाएंगे। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं?
फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने चीज़ें सीखी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको पता होगा, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करता कि चीज़ें आपको मालूम है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि एक्सपेंसेस आपको इधर से मिलने हैं और रेवेन्यू आपको इधर से मिलने हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ये कैश बुक हेल्प करेगी। एक तो ये पॉइंट माइंड में आ जाना चाहिए। अच्छा, खाली ये नहीं, बल्कि जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं, अकाउंट्स जो हम बना रहे हैं, जैसे कि डेटर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट, जो कि हम नॉर्मली हम क्रेडिट सेल निकालने के लिए बनाते हैं या क्रेडिट परचेज वगैरह निकालने के लिए बनाते हैं इन अकाउंट्स को। ये जो 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ से मिलती है, खासतौर पर जो डेटर से हमें पैसा मिलता है वो, और जो हम क्रेडिटर्स को पैसा पे करते हैं वो, जैसे कि पेड टू द ट्रेड क्रेडिटर्स, ये तो ये उन अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से मिलेगी। और एक तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है, जो आप बैलेंस शीट बनाते हो तो उसके अंदर जो कैश लिखा जाता है वो कैश का बैलेंस ये होता है, जिसको हम कहते हैं कैश इन हैंड, क्लोजिंग, एंडिंग। ठीक है, ये 3 चीज़ें, यानी बैलेंस, अब आप अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इधर से बैलेंस शीट का भी मिल रहा है डेटा, लेकिन बैलेंस शीट का आपको एक ही आइटम कैश ही मिलता है, उसके अलावा एक्सपेंस और रेवेन्यू भी मिल रहे हैं, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में भी ये हेल्प कर रही है। और जो हम डेटर्स क्रेडिटर्स का अकाउंट बना रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ से मिल रही है। तो ये तो होगी कैश बुक का। आपके माइंड में होना चाहिए कि जब कैश बुक आप बना रहे हो तो यहाँ से बैलेंस शीट का आइटम, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का आइटम, डेटर्स क्रेडिटर्स का अकाउंट, उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे, ये जहन में रख लेना है। ताकि 2 ही अप्रोचेस होते हैं ना क्वेश्चन को करने की, या तो आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके आप आंसर की तरफ जाते हो, तो या जब उसका आंसर देखते हैं तो वहां से हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। ये दोनों अप्रोचेस होती हैं। जैसे कि हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, जैसे मैंने पिछली प्रॉब्लम में आपको कहा कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो उसकी क्रेडिट साइड पर सेल्स, तो डेबिट साइड पे परचेज, क्रेडिट साइड पे सेल्स रिटर्न जो कि लेस होंगी सेल्स में से, और डेबिट साइड पे जो है वो परचेज रिटर्न लेस होंगी। क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक, तो डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक। तो वो है आंसर से इसकी तरफ आना। मतलब आपको पता है जी सेल क्रेडिट साइड पे जानी है, तो आप उधर जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो आप क्वेश्चन में आओगे। वो अप्रोच है आंसर टू क्वेश्चन, ये अप्रोच है क्वेश्चन टू आंसर। अब कौन सी अडॉप्ट करनी है? दोनों अडॉप्ट करनी है, दोनों की प्रैक्टिस करनी है, ताकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपका माइंड आपको हर तरह से आंसर दे और कहीं पे भी कोई आपके लिए वो जो रुकावट आती है वो ना आए। तो ये चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो उम्मीद है यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी होगी। आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से सिर्फ यहाँ से एक्सपेंस नहीं बल्कि यहाँ से भी मिलेंगे, लेकिन ये है एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट्स होती हैं और एडजस्टमेंट के साथ साथ इसमें आपको ओपनिंग क्लोजिंग का डेटा भी दिया हुआ है। तो ओपनिंग का डेटा तो ओपनिंग बैलेंस शीट वगैरह में रिक्वायर्ड होता है, या फिर डेटर क्रेडिटर्स के अंदर जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर हमें रिक्वायर्ड होते हैं। जो एडजस्टमेंट्स होती है ना, एडजस्टमेंट्स आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी और यहाँ पे भी आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि इसके 2 इम्पैक्ट्स होंगे। मीन्स के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का भी और बैलेंस शीट का भी, यानी इसका असर जो होगा वो बैलेंस शीट पर भी होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस पर भी होगा। जो एडजस्टमेंट होता है उसके 2 इम्पैक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। अब इस पे देखो, हिज कैपिटल ऑन द 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर 2016, इसके ऊपर 1,03,000 कैपिटल है और ये उसका ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल उसने हमें दे दिया, तो ये हमें रिक्वायर्ड होता है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं क्लोजिंग की। ओपनिंग कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होता है जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वहां पे इसी ओपनिंग को लिखा जाता है और इसी में एडजस्टमेंट की जाती है, तो क्लोजिंग आ जाता है एंड पर। तो ये क्लोजिंग में हमें रिक्वायर्ड होता है। ये अगर वो दे दे तो बहुत अच्छी बात है, ना दे तो ये हमें निकालना है हर सूरत में, क्योंकि विदाउट कैपिटल तो कोई बिजनेस नहीं है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम फिर क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या बैलेंस शीट, ये हम बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या बैलेंस शीट। अच्छा, ये आप बनाना चाहो तो बना लो, वरना आप इसको वर्किंग में भी शो कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। जो उसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम, अगर उसको हमें जरूरत भी है तो हम वर्किंग में शो कर देंगे। एडिशनली उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात भी जहन में रहे। तो अब इसमें हम लोग जो है वो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, तो इसको हम नहीं करेंगे। तो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते चले जाओ, क्योंकि यही जो चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम का, ये आपको अगर आगे कंटिन्यू करते हो स्टडीज़ को बीकॉम के अंदर, और ख़ास तौर पर सीए वगैरह जो प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह हैं, इनके अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। सिंगल एंट्री का ये बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो गए तो आगे भी ये थ्रू आउट आपको हेल्प करेगा इंशाल्लाह। तो ये तो कैपिटल मिल गया, तो इसकी तो प्रॉब्लम खत्म हुई। अच्छा, उसके बाद ये स्टॉक है। चूंकि ये 1 अक्टूबर 2016 का डेटा है, तो इसका मतलब ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक
डेटर ओपनिंग डेटर्स, फर्नीचर शुरू के फर्नीचर स्टार्ट पे, बिजनेस प्रेमिसेस, प्रेमिसेस भी बिल्डिंग या उसका एरिया होता है, बाउंड्री होती है एक, ये भी एसेट है उसका, और ये ओपनिंग है। और क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी है और ये भी ओपनिंग है। तो यहाँ तक तो ओपनिंग का डेटा मिल गया। तो ओपनिंग का डेटा कहाँ चाहिए हमें? डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट में हेल्प करेगा। और उसके अलावा अगर आपका ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो वहां पर इस डेटा को हम इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो यहां तक आपको ये समझ लगी होगी। आप चलते हैं ऑन 30 सितंबर 2017 स्टॉक वॉज, अब ये देखो 30 सितंबर 2017 उसका स्टॉक ये है, तो ये क्लोजिंग डेट है ना, तो इसका मतलब ये जो स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक है। डेटर क्लोजिंग है, फर्नीचर एंड पे, और प्रेमिसेस ये भी एंड पे। इनफैक्ट ये दोनों वही हैं, यानी 4,4800 ये वाले 4,48,000, तो ये वही चीजें आएंगी। इसका मतलब इन पर डेप्रिसिएशन हमें लेना है, वो जो यहाँ बताए। अच्छा बताए तो लेना है, नहीं बताए तो हमें नहीं लेना, ये भी क्लियर होनी चाहिए। क्रेडिटर्स ये हमारे क्लोजिंग है, तो जब हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर ये यूज होगा। और क्लोजिंग का जो डेटा होता है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो जाना ही जाना है, यानी जो एसेट है वो एसेट साइड पे जाएगा, जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। फ्रॉम द अबव फिगर, ये जो सारी फिगर्स दी हुई हैं, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। आफ्टर डेप्रिसिएशन 5% ऑन फर्नीचर एंड 10% ऑन द बिजनेस प्रेमिसेस, यानी आपने, ये है एडजस्टमेंट जिसके दो इंपैक्ट होने हैं। तो मतलब ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे भी जाएगा, ये वाला एक्सपेंस है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे इनफैक्ट जाएगा। और एसेट में से लेस भी होता है, इसकी हमें ट्रीटमेंट तो पता ही है। और 10% ऑन द एंड 3500 ऑन डाउटफुल डेट्स। ये उसने डाउटफुल डेट्स जो है ना, वो जो प्रोविजन या रिजर्व होता था पहले, वो हमें परसेंटेज देता था, यहाँ उसने निकाल के दे दिए, तो दैट्स ओके। ये आपने डेटर्स में से लेस कर देने और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे शो कर देनी। तो ये बात तो यहाँ तक आपको लग गई होगी समझ। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब, तो उसको देखते हैं कि वहाँ बात क्या हो रही है। लें जी, ये है सोल्यूशन। सबसे पहले हमें पता है जब सिंगल एंट्री सिस्टम हम बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ये दो अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं। क्यों बनाने होते हैं? क्योंकि हमें क्रेडिट सेल चाहिए होती है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैंने शुरू के वीडियो में कहीं कहा है कि जो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट और सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट है, इसका पर्पस खाली ये नहीं है कि हम इसमें से ये क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज निकालना चाहते हैं। इसका जो पर्पस है वो कोई सी भी मिसिंग फिगर हो सकती है, चाहे वो कैश की नहीं दी हुई तो हमें वो निकालना पड़ेगा, ओपनिंग अगर नहीं है तो हमें वो निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग नहीं है तो वो निकालना पड़ेगा, क्रेडिट सेल नहीं है तो वो निकालनी पड़ेगी। तो कोई सा भी आइटम यहाँ पर हो सकता है, और ये हमने जजमेंटल तरीके से लेकर चलना है कि कौन सी चीज यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो फाइंड कर सकते हो वो आपने वहां से निकालनी होती है। ओवरऑल डिटेल में इसको टॉपिक को डिस्कस किया जाए तो ये काफी लंबा बनता है, लेकिन यहाँ पर आप आईकॉम लेवल पे आप याद कर सकते हो कि ठीक है, हमारे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो यही चीज़ें निकल रही हैं, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज। शायद एक आध कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर वो कोई कैश वगैरह या बाकी कोई निकाल रहा हो। तो डेटर्स अकाउंट आ जाएगा। तो इसका मतलब हम फिलहाल ये समझ सकते हैं कि डेटर्स का जो अकाउंट है इसमें से जो है वो सेल्स हमें निकालनी है, क्रेडिट सेल, क्योंकि डेटर्स से क्रेडिट सेल निकलती है और क्रेडिटर्स के अकाउंट से क्रेडिट परचेज निकलती है। अब इसमें बड़ा सीधा सा फॉर्मेट है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो इस तरफ आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आ जाएगा। अगर हमें डेटर से कोई कैश मिला है तो वो इस तरफ आ जाएगा। ये डेटर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्रेडिटर्स का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर डिटेल है, पिछली स्टार्ट की जो वीडियोस हैं साइनॉप्सिस और उसका इंट्रोडक्शन, उसको आप देख लें, ये आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी वहाँ से। तो अब हम चलते हैं ओपनिंग बैलेंस की जानिब। तो ओपनिंग बैलेंस अगर हम देखें तो हमारे पास जो ओपनिंग डेटर है वो यहाँ पर उसने दे रखे हैं ये 68,000 के, तो ये हम लोगों ने 68,000 लिख दिया। कैश जो हमें डेटर से मिला है, जो रिसीव हुआ है, ये देखो रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर 78,000, तो हमने 78,000 लिख दिया। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर जो क्लोजिंग डेटर्स हैं, तो क्लोजिंग डेटर्स हमें क्लोजिंग डेटा से मिलेंगे यहाँ से। तो इसमें ये डेटर्स हमारे पास 92,000 के हैं, तो ये 92,000 ये लिख दिया। इनका टोटल किया 1,70,000 और इसमें से 68 माइनस कर दो तो बाकी सेल्स है हमारे पास। तो ये हमारी सेल्स आ जाएगी 1,02,000, दोनों साइड 1,70,000 पे क्लोज। अब ये वाली जो क्रेडिट सेल है ये जाएगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, तो ये चीज वहां पर नोट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ डेटर अकाउंट समझ लग गया, क्रेडिटर्स अकाउंट, यहाँ हम क्रेडिट परचेजेस को निकालना चाह रहे हैं। अब देखें जी, इसमें सबसे पहले तो इसका बैलेंस ब्राउ डाउन है, इसका क्रेडिटर लायबिलिटी है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पर होगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा कि आपके पास यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं ओपनिंग 26,000 के, तो ये हमने 26,000 लिख दिया।
कैश जो हमने क्रेडिटर्स को पे किया है, तो पे टू द ट्रेड क्रेडिटर 46,000, तो ये कैश जो पे किया 46,000 आ गया। उसके बाद इसका एंडिंग क्रेडिटर्स कितने, 18,500, ये आ गए 18,500। तो बस इनका टोटल अब हमने कर लेना है। इनका टोटल करें तो 64,500, और 64,500 में से 26,000 निकाल दो तो परचेजेस जो आपका बैलेंसिंग फिगर है 38,500, दोनों साइडें बराबर है, दैट्स इट। ये हमारी क्रेडिट परचेजेस भी आ गई। यहाँ तक लगी समझ। अब हम चलते हैं आगे, और वो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले बिजनेस का नाम आता है, वो है महमूद, क्योंकि उसने कहा था महमूद कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री, तो मींस के टॉप पे हमने उसका नाम लिख लेना है जो कि महमूद है। तो महमूद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, एंडिंग डेट है 30 सितंबर 2017, तो ये लिख ली। और इसकी दो साइड्स हैं, डेबिट क्रेडिट। इसमें डेबिट साइड पे 2 कॉलम, क्रेडिट साइड पे 2 कॉलम, डिटेल एंड अमाउंट, डिटेल एंड अमाउंट। इस तरफ आपके रेवेन्यूज होते हैं और इस तरफ आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ये ऊपर जो इस लाइन से ऊपर है, ये है ट्रेडिंग, इसमें डायरेक्ट रेवेन्यू और इस तरफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उनका डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस होगा। इस तरफ आपके जो है वो जो ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है वो यहाँ शिफ्ट होगा। और बाकी अदर कोई अगर इनडायरेक्ट रेवेन्यू होते, जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ, होते तो उसको यहाँ लिखना था, है ही नहीं तो ठीक है, ये लिख देंगे। और इस तरफ अगर आपके पास जो है वो कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, और फिर यहाँ से नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं कि इसको कैसे करना है। जैसे मैंने कहा कि एक अप्रोच है सोल्यूशन टू द क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है, इधर सेल आनी है तो इधर परचेज आनी है, इधर क्लोजिंग स्टॉक है तो इधर ओपनिंग स्टॉक है, इधर सेल्स रिटर्न होती तो लेस कर देते, इधर परचेज रिटर्न होती वो इसमें से लेस कर देते, कुछ नहीं है। तो ये देखो, सेल आ गई, परचेज आ गई, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ओपनिंग स्टॉक आ गया, दोनों का टोटल किया, डिफरेंस लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये साइड कम है, ये ज्यादा है, तो कम साइड पर इसको लिख के तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ से फिगर्स लिए हैं ये 48,000, 1,02,000, ये कहाँ से आया है, इसको हम लेके यहाँ चलते हैं। ये देखो, रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल 48,000 रुपए का तो कैश मिला कैश सेल करने से। इसका मतलब ये कैश सेल, सेल दो तरह की होती है, कैश सेल या क्रेडिट सेल, यानी या तो आप नकद बेचते हो या उधार पर बेचते हो। तो 48,000 की तो आपने सेल कर दी ना, ये 48,000 तो ये वो आ गया। अब इसी के साथ आपने 1,02,000, ये जो है ये क्रेडिट सेल है, ये कहां से आई है, ये जो हमने डेटर का अकाउंट ऊपर बनाया था, इसमें देखो 1,02,000, तो ये हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे टोटल सेल्स आपने लिखनी है। इनको ऐड किया तो ये आ गया 1,50,000, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब परचेजेस हैं तो परचेजेस और कोई नहीं है, सिर्फ वही जो हमारे पास क्रेडिट परचेजेस प्रॉबेबली आई हैं, ये वही है, क्योंकि कैश परचेजेस नहीं है। तो वो हमारे पास कितना है, 38,500 की। तो ये हम लोगों ने 38,500 ये लिख दिया। और क्लोजिंग स्टॉक ये कहाँ से आएगा, ये जो नीचे उसने ओपनिंग क्लोजिंग का डेटा दिया हुआ है, इसमें आप देखो तो स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, 32,660, 32,660 आ गया। और ओपनिंग जो है आपको मिलेगा ये स्टॉक 28,500, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये लिख दिया। और कोई आइटम नहीं है इसमें। इसकी तो क्रेडिट साइड पे तो वैसे ही 3 गिने चुने आइटम होते हैं, और डेबिट साइड पे आपके जो है वो परचेजेस तो आ जाएंगी, रिटर्न्स होती है तो वो लेस कर देते, ओपनिंग स्टॉक, ये तो 3 याद कर लो ना। उसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होता, जैसे कि वेजेस वगैरह हो गई या कोई कैरेज इन हो गया, इस तरह की कोई चीजें होती है तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो हम लिखते, कुछ है ही नहीं तो बस ठीक है। इनका टोटल किया तो आ गया 1,82,660, और इसमें से ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, तो 1,15,660 ये आपका, चूंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, वो ये लिख दिया। दोनों साइडें इक्वल, 1,82,660, 1,82,660, दोनों के नीचे डबल लाइन, एंड दैट्स इट। यही जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको आपने शिफ्ट करना है यहां पर। याद रहे कि एक अकाउंट जो होता है जब वो क्लोज होता है उसका बैलेंस फिर आगे शिफ्ट होता है, तो ट्रेडिंग का ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस का शिफ्ट होता है बैलेंस शीट में, यानी कैपिटल में ऐड होता है। अगर प्रॉफिट हो, लॉस हो तो फिर लेस हो जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ कैरी डाउन है, तो हमने कह दिया ग्रॉस प्रॉफिट ब्राउ डाउन, ये वही फिगर है 1,15,660, तो ये हमने शिफ्ट कर दिया इस तरफ। और कोई रेवेन्यू यहाँ पर नहीं है। और मैं एडिशनली बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर आपको इसमें जैसे कि कैश बुक ये दे रखा है, यहाँ पर अगर कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐसा कुछ होता तो उसको हम यहाँ पर लिखते, क्योंकि वो हमारा इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। नहीं है, नहीं लिखेंगे बस। तो बाकी बच के एक्सपेंस वो हमने यहाँ से देखने हैं। इसमें देखो, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना 1 अक्टूबर 2016, इसका क्या मतलब है कि ये 1 अक्टूबर 2016 को लाइबिलिटी थी, क्योंकि ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है, जिसकी अब हमने पेमेंट कर दी है। तो जब पेमेंट कर दी तो लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो ना इसने बैलेंस शीट में जाना है ना और इसकी कोई एडजस्टमेंट होनी है, क्योंकि ये एक्सपेंस भी नहीं, ये सिर्फ लाइबिलिटी कम हुई है। तो कम होगी तो बस ठीक है, लाइबिलिटी में हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी पे हो गई। क्योंकि देखो ना, इस तरफ रिसीट्स हैं, इस तरफ पेमेंट्स हैं, इग्नोर कर देंगे। हाँ, एक एडिशनली बात मैं यहां बता दूं कि अगर आप ओपनिंग
बैलेंस शीट या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वो बनाते तो उसके अंदर वो आनी थी इस डेट के ऊपर, इस डेट पर ये ओवरड्राफ्ट है और ओवरड्राफ्ट होती है लाइबिलिटी, तो इसका मतलब इस रकम को हमें वहां पर लाइबिलिटी साइड पर शो करना था, ये याद रहे। लेकिन यहां पर नहीं है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, यानी खाली ये नहीं कहना कि इसको हम छोड़ रहे हैं तो क्यों, हो सकता है आगे क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज हो तो हम वहां पर यूज करें तो फिर कंफ्यूजन आएगी, तो इसको तो छोड़ देना था तो हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट अपना क्लियर कर लो, नोट करते जाओ साथ साथ चीज़ों, क्योंकि मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ जितना मेरे जहन में जो जो चीज़ आ रही है मैं साथ साथ बताता चला जाऊँ, तो वीडियो तो फिर लंबी थोड़ी सी होनी होती है। तो इंटरेस्ट ऑन द बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मैनेजर सैलरी ये भी एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी ये भी एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस, और ये तो पेमेंट की गई है लाइबिलिटी की, और ये बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये वैसे लाइबिलिटी में एसेट साइड पर जाएगा क्योंकि ये क्लोजिंग कैश है यानी कैश इन हैंड। इसका मतलब 1, 2 और 3 और ये 4 एक्सपेंस है, यानी 525, 4000, 24000, 24275, तो ये देखो 525, 4000, 24000, 24275, यहाँ तक समझ लगे सारे के सारे, ये हो गया। बाकी मैंने कहा था कि सिर्फ यहाँ से ही एक्सपेंस नहीं बल्कि एडजस्टमेंट में भी कुछ एक्सपेंस होते हैं। एडजस्टमेंट में एक्सपेंस कहाँ से आएंगे, वो यही है सारे कि डेप्रिशिएट करना है आपने 5% फर्नीचर को और 10% आपने प्रेमिसेस को करना है, और ये 3500 जो है ये डाउटफुल है। ये 3 एक्सपेंस ये भी हैं तो ये भी लिख के जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये 200 आ गया, डेप्रिसिएशन ऑन द प्रेमिसेस ये 4800 आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3500, ये 3500 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सीधी सीधी फिगर दी हुई है तो इनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने 5% लेना है फर्नीचर पर। अब फर्नीचर कितना है जी हमारे पास क्लोजिंग में, ये देखो 4000 है, इसका आपने 2% ले लेना है, तो सिंपल इसका 2% लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2% नहीं ये 5%, सॉरी 5% हम इसका लेंगे 4000 का, तो ये हमारे पास सीधा सीधा 200 आ जाएगा ये वाला। तो ये तो कैलकुलेशन तो अब मैं शुरू में बता चुका हूं तो मेरे ख्याल में क्लियर होगी। 10% आपने प्रेमिसेस का लेना है, तो प्रेमिसेस है 48000 की, तो इसका 10% ले तो 4800 आ जाएगा, तो ये 4800 आ गया यहाँ पर, और बस इसका टोटल कर दिया ये आ गया, और ये सारा यहाँ तक टोटल कर लो और फिर इसमें से माइनस कर दो, या ये लिख के ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये सारे माइनस करोगे तो पीछे चूंकि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है 54360, वो आपका नेट प्रॉफिट कैरी डाउन है, तो ये रकम आ जाएगी एंड दैट्स इट, दोनों साइड इक्वल और कहानी खत्म। ये हो गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब यही जो प्रॉफिट है ये बैलेंस शीट में जाना है और वहां पर कैपिटल में ऐड होना है। तो लें जी बैलेंस शीट, सबसे पहले आ जाएगा टॉप पे महमूद जो कि नेम ऑफ द बिजनेस है। बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर 2017 एंडिंग डेट, और ये एज ऑन बनता है और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर बनता है। अब चलते हैं जी हम इसमें एसेट्स इस तरफ और लाइबिलिटीज इन कैपिटल। तो आप देखो कैश इन हैंड कहाँ से मिलेगा, कैश बुक से मिलेगा, और ये कैश इन हैंड होता है ये क्लोजिंग, यानी इतना पैसा आया इतना पे हो गया एंड पे इतना पड़ा है वो कैश इन हैंड होगा 7700, तो 7700 ये जो आपके पास है ये कैश इन हैंड है, ये लिख दिया। कैश एट बैंक वगैरह और कुछ नहीं है, बाकी स्टॉक। अब ये चूंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो क्लोजिंग का डेटा यहाँ पर आएगा, तो मतलब स्टॉक क्लोजिंग आएगा, डेटर क्लोजिंग आएंगे, फर्नीचर क्लोजिंग आएगा, प्रेमिसेस क्लोजिंग आएगा। तो अब ये है हमारे पास कहाँ पर है, ये सारे के सारे दिए हमें। 30 सितंबर 2017 पे स्टॉक देखो 32,660, तो ये 32,660 लिख दिया, क्लोजिंग है तो लिख दिया क्लोजिंग में आकर। सन्ड्री डेटर्स इसके बाद है डेटर्स 92,000 की, तो 92,000 लिखे, लेकिन इसमें से प्रोवियन है 3500 जो उसने एडजस्टमेंट में दी हुई है कि इसको आपने डाउटफुल की प्रोवियन लेनी है, तो वो हमने इसमें से लेस करना है। जैसे मैंने कहा कि एडजस्टमेंट के 2 इंपैक्ट्स हैं, एक हमने उधर ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे लिख दिया, दूसरा डेटर में से लेस कर दिया तो ये आ गया। इसमें से माइनस करो, ये वाला ब्रैकेट का मतलब माइनस हो रहा है, तो 88,500 आ गया माइनस करके। फर्नीचर है 4000 का, ये 4000 ये वाला है, और इसको 5% डेप्रिशिएट करना है, तो आपने 5% इसका 4000 का लिया था 200 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इसमें से माइनस, क्योंकि ये भी एडजस्टमेंट का आइटम है तो ये भी 2 जगह जा रहा है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में भी और बैलेंस शीट में भी। लेस किया तो 3800 आ गया। प्रेमिसेस है 48,000 की, इसमें 10% डेप्रिसिएशन है, वो आपने इसमें से लेस कर देना है, तो वो है 4800, इसमें से लेस करेंगे तो 43,200 ये आ जाएगा। तो दोनों साइड का अगर हम टोटल करें तो ये इसका हम टोटल करें तो 1,75,860 बन रहा है, इसके अलावा और कोई चीज थी नहीं, तो ये टोटल कर दिया। इस तरफ आए तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो क्लोजिंग ही लेने हैं ऑब्वियसली, ये क्लोजिंग के हैं 18,500 ये आ गए। कैपिटल ओपनिंग लेना है और इसी में हमने ऐड माइनस करके क्लोजिंग निकालना है। तो ओपनिंग कितना है उसने दिया हुआ है 1,03,000 लिख दिया। कोई ड्राइंग नहीं होती तो लेस कर देते, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता तो ऐड कर देते, नहीं है छोड़ दिया। तो बाकी एक चीज तो आनी है, प्रॉफिट या लॉस होता लेस कर देते, नेट प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, तो ऐड नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया अभी हमने ऊपर निकाला था यहाँ पर,
ये 54,360, तो ये जो 54,360 है ना, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ख्याल रखना है, बाज़ दफ़ा चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो होनी चीज़ ऐड होती है, हम लेस कर देते हैं, गलती हो जाती है, हमसे भी होती थी, हो जाती हैं। तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा जहन को एक्टिव रखेंगे तो चीज़ें चलेंगी। तो जो चीज़ ऐड होने वाली ऐड करनी है, जो लेस होने वाली लेस करनी है ध्यान से, ताकि कैलकुलेशंस में खराबी ना हो इतना कुछ करने के बाद। तो ये हम दोनों का ऐड किया, तो जी इसमें 51,360 आ गया। दोनों को हम ऐड करते हैं तो 1,75,860 यानी 1,75,860, दोनों साइड इक्वल है, तो बैलेंस शीट कंप्लीट। बस ये थी। अब इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन, मैंने कोशिश पूरी कर दी, लेकिन अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में लिखिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छी लग रहा है तब भी आप अच्छा कमेंट्स उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अच्छी नहीं लग रही है तो उसको डिसलाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि ये चीज़ जो है ये यहाँ प्रॉब्लम दे रही है, तो हम अगली में उसको कोशिश कर लेंगे इंप्रूव करने की। सिंपल सी बात है। तो दैट्स इट। मल्टीपीडिया की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी, इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।